एक एक्टर जिसे किसी ने सनकी कहा तो किसी ने पागल, लेकिन अभिनय के दिग्गज से लेकर आम जन तक सभी ने इन्हें अभिनय का बेताज बादशाह भी कहा। यह वो कलाकार है जिनके परिवार ने अपनों के धोखे का सामना किया। इनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। दो वक्त की रोटी के लिए कभी सड़कें पेंट करी तो कभी फिल्म के पोस्टर भी चिपकाए, लेकिन जब अभिनय की दुनिया में आए तो हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। आज भी शोहरत इनकी कदम चूमती है। चाहे तो भोग विलास की हर चीजों को अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं, लेकिन ये कलाकार खुद अपनी माँ के साथ 1 BHK में रहते हैं और फुर्सत के पलों में खेती करते हैं। लेकिन विवाद ने इनका भी कभी पीछा नहीं छोड़ा। कभी किसी बड़े डायरेक्टर को गाली तो कभी किसी डायरेक्टर से लड़ने तक के किस्से इनके सुनने को मिलते ही रहते हैं। आदत से ऐसे मजबूर कि कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर से झगड़ने की शर्त रखने लगे। कभी 20 साल छोटी लड़की से अफेयर की चर्चा में रहे तो कभी मीटू में फंसे, तो कभी अपने ही बेटे को जान से मारने का लगा आरोप। लेकिन कभी पिता के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाला ये कलाकार अपने पिता को नहीं बचा सका। आखिर आज भी इन्हें किस बात का है अफसोस? आखिर क्यों एक बड़े व्यापारी के बेटे होने के बावजूद इन्हें ईंट के भट्टे में मजदूरी करनी पड़ी? कैसे इस मासूम लड़के को सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग का काम करना पड़ा? रात रात भर फिल्मों के पोस्टर चिपकाने वाला ये लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का मशहूर सुपरस्टार? जिससे इन्होंने प्रेम विवाह किया, आखिर उनकी ये पत्नी क्यों छोड़कर चली गई? फिर जिस फेमस हीरोइन के साथ 3 साल तक लिव इन में रहे, क्यों टूटा ये रिश्ता? और क्यों इन पर लगा अपने सगे बेटे के हत्या का आरोप? नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम जिन महान अभिनेता की बात कर रहे हैं, इनकी जीवन शैली जितनी साधारण है उतनी ही असाधारण इनका अभिनय है। इन्हें अभिनय का चलता फिरता स्कूल भी कहा जाता है और वो है द ग्रेट एक्टर नाना पाटेकर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम नाना पाटेकर से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा गांव में हुआ। उनके पिता दिनकर पाटेकर पेशे से पेंटर थे और वो टेक्सटाइल पेंटिंग का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। नाना की मां संजनाबाई हाउसवाइफ थी। उनके 2 भाई हैं जिनके नाम अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर है। दोस्तों, नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ गजानन पाटेकर है। दरअसल नाना पाटेकर की मां की एक सहेली हुआ करती थी। वो इनको प्यार से नाना कहा करती थी, जिसके बाद से सबके जुबान पर यही नाम चढ़ गया और ये बन गए बॉलीवुड के नाना। दोस्तों, नाना पाटेकर अपने सभी भाई बहनों में सबसे काले थे। इसी कारण इन्हें लगता था कि इनके पिता इनसे कम प्यार करते हैं। हालांकि इनके पिता दिनकर पाटेकर को नाटक देखने का बड़ा शौक था। जब वो नाटक देखने जाते तो अपने बच्चों को हमेशा साथ लेकर जाते। बचपन में नाना को नाटक की भले ही कोई समझ ना हो, पर पिता के चेहरे पर जो खुशी दिखती उसे देख नाना को बहुत खुशी मिलती। इसलिए नाना ने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने पिता को खुश करने के लिए और उनका प्यार पाने के लिए नाटक ही करेंगे। वो सोचते कि अगर वो थिएटर में काम करेंगे तो उनके पिता खुश हो जाएंगे। नाना पाटेकर ने दादर के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। नाना 13 साल के थे, तभी उनके परिवार पर संकट का बादल मंडराने लगा। दरअसल उनके टेक्सटाइल बिजनेस में काम करने वाले एक रिश्तेदार ने उनके पिता के भरोसे को जीत धोखे से उनका बिजनेस और घर बार सब कुछ हड़प लिया। अब नाना पाटेकर का परिवार दर बदर हो गया था। उन्हें अपने आलीशान घर को छोड़कर एक चौल में ही गुजर बसर करनी पड़ी। परिवार में अब 2 वक्त की रोटी की भी समस्या होने लगी। इसीलिए घर चलाने के लिए नाना ने 13 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से आने के बाद वह प्रतिदिन 8 किलोमीटर का सफर तय कर एक ईंट के भट्ठे में काम करने जाते।
जब कभी भी और समय बच जाता तो ये फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने जाते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 35 रुपए और रोज एक वक्त का खाना मिलता। यह बात 1963 के आसपास की है। पैसों की इतनी किल्लत थी कि कभी कभार खाना भी नसीब नहीं होता। लंच या डिनर टाइम में नाना यूं ही अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे, इस उम्मीद में कि सामने से कोई दो रोटी खाने को पूछ ले। दोस्तों, किस्सा है कि नाना बचपन में बहुत शरारती थे। इतने शरारती कि टीचर इन्हें बगल में बिठा कर रखते ताकि मारने के लिए बार बार उठना ना पड़े। शरारत इतनी बढ़ गई कि नाना की मां ने उन्हें छठी कक्षा के बाद अपनी बहन के गांव भेज दिया। मां को लगा कि दूसरी जगह जाएगा तो सुधर जाएगा। नाना अपनी मौसी के घर 1-2 साल रहे, फिर वापस लौट आए। मौसी ने ही उन्हें वापस भेज दिया। उन्हें डर था कि नाना की संगत में कहीं उन्हीं के बच्चे ना बिगड़ जाए। खैर, नाना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई पूरी की। वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उन्हें स्केचिंग का भी शौक था और अपराधियों की पहचान के लिए वो मुंबई पुलिस को उनके स्केच बनाकर दिया करते थे। पढ़ाई पूरी होते ही नाना को एड एजेंसी में जॉब मिल गई। सैलरी 1200 रुपए महीना। लेकिन पिता के लिए इन्होंने जो सपने देखे थे वो इन्हें हमेशा इस काम से मोह भंग कराता रहता। तो एक दिन अपने दिल की सुनते हुए नाना ने नौकरी छोड़ दी और थिएटर ज्वाइन कर लिया। पर अब नाना की कमाई घट गई थी। जहां नाना को 1200 रुपए महीना मिला करता था, वहीं अब इन्हें एक शो के मात्र 50 रुपए मिला करते थे और नाना को महीने में 8 से ज्यादा शो नहीं मिल पाते थे। नौकरी छोड़ने पर पूरा परिवार नाना के खिलाफ था, लेकिन इनके पिता नाना के फैसले से खुश थे, जिसे देखकर नाना को भी काफी संतुष्टि मिलती। थिएटर करते करते लगभग 2 सालों का वक्त गुजर गया था। नाना अब अच्छे एक्टर के तौर पर स्थापित हो चुके थे। एक दिन नाना रोज की तरह शो खत्म कर निकल ही रहे थे कि उसी वक्त इनके पास एक आदमी आया और उन्होंने इनसे कहा कि मैं एक डायरेक्टर हूं और एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं जिसमें तुम्हें कास्ट करना चाहता हूं। नाना पाटेकर फिर मुंबई आ गए। फिल्म का नाम था गमन। 1978 में रिलीज हुई यह फिल्म नाना पाटेकर की पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और नाना पाटेकर को भी ना कोई पहचान मिली और ना ही कोई दूसरा काम, जिस कारण मजबूरन इन्हें वापस पुणे लौटना पड़ा। नाना वापस थिएटर में काम करने लगे, जहां इनकी मुलाकात हुई नई आई कलाकार नीला कांति से। नीला कांति पेशे से एक बैंकर थी और शौकिया तौर पर थिएटर किया करती थी। थिएटर करते करते दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और फिर 27 साल की उम्र में नाना ने नीला कांति से शादी कर ली। इस प्रेम और शादी को लेकर नाना पाटेकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने सोचा था कि शादी तो करनी नहीं है, इसलिए थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, तब देखूंगा। बाद में मैंने नीलू से शादी की, जिससे मेरी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी। वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही है और लिखती भी अच्छा है। नीलू एक बैंक में ऑफिसर थी और 2500 रुपये महीना कमाती थी। उस वक्त मुझे एक शो के 50 रुपये मिल जाते थे। अगर मैं महीने में 15 शो कर लेता था तो मेरी कमाई 750 रुपये हो जाती थी। यानी कि मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपये महीना होती, जो हमारे लिए काफ़ी था। 70 के दशक में हमने शादी पर 750 रुपये खर्च किए। हमारे पास कुछ 24 रुपये बचे थे, जिससे हमने गोल्ड स्पॉट, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो खरीदा और मेहमानों को एक छोटी सी पार्टी दी। शादी के बाद हम एक दिन के लिए पुणे गए थे। अरविंद देश पांडे, जो कि मेरा दोस्त है, उसने हमारे लिए होटल बुक कराया था। नाना की पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। इस बारे में नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, उसकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। नाना कहते हैं कि उन्होंने नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी थी। दोस्तों, नाना ने पिता को लेकर जो भ्रम पाला था वो तो समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन एक बात का मलाल आज भी है। नाना अपने पिता के हाथ पर 1 रुपया तक नहीं रख पाए।
एक बार जब नाना के पिता बीमार हुए तब नाना ने इलाज के लिए उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। पिता का इलाज स्टेज शो से मिले पैसे से होता था। जिस दिन पिता का निधन हुआ उस दिन नाना महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में उन्हें पिता के गुजर जाने की सूचना दी गई, लेकिन नाना ने शो नहीं रोका और उसे पूरा करने के बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना के पिता का जब निधन हुआ तब वो 28 साल के थे। एक इंटरव्यू में नाना कहते हैं कि मुझे इस बात का गहरा दुख है कि अपनी कमाई से पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। उनका निधन भी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल में हुआ। उस वक्त उनकी दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे दोस्तों ने काफ़ी मदद की, उन्होंने ही मुझे दवा के पैसे दिए थे। दोस्तों, थिएटर करने के दौरान नाना पाटेकर का एक प्ले पुरुष काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिससे जुड़ा एक किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। दरअसल प्ले में एक रेप सीन था जिसे देखकर ऑडियंस ने ताली बजा दी थी। ये देखकर नाना को गुस्सा आ गया और वे प्ले बीच में छोड़कर चले गए। नाना का मानना है कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद शर्मनाक है, भले ही वो प्ले में ही क्यों ना हो। नाना पाटेकर थिएटर में काम करके खुश थे, लेकिन उनकी दोस्त स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। नाना फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्मिता ने उन्हें फोर्स किया तो वो मान गए। स्मिता पाटिल ने उनसे कहा कि थिएटर में हजारों लोगों के सामने कब तक काम करते रहोगे, फिल्मों में आओ ताकि लाखों करोड़ों लोग तुम्हें देख सके, तुम्हारे टैलेंट को देख सके। जिसके बाद स्मिता पाटिल ने नाना को बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा के पास भेजा। रवि चोपड़ा उस वक्त फिल्म आज की आवाज बना रहे थे। उन्होंने नाना को रेपिस्ट का रोल ऑफर किया। सुनते ही नाना भड़क उठे। उन्होंने सबके सामने रवि को गालियां बक दी। नाना ने कहा कि तुम मुझे ऐरा गैरा आदमी समझते हो, क्या मैं ऐसा रोल करूंगा? यह कहकर नाना वहां से लौटने लगे। तभी स्मिता पाटिल वहां पहुंच गई। उन्होंने नाना और रवि दोनों को समझाया। तब रवि चोपड़ा ने उन्हें मेन विलेन का रोल ऑफर किया। नाना इस बार भी सीधी तरह नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं कर तो लूंगा, लेकिन अपना किरदार खुद लिखूंगा। आखिरकार उन्होंने फिल्म में काम कर लिया। इस फिल्म से नाना को फिल्म इंडस्ट्री के लोग नोटिस तो करने लगे, लेकिन उन्हें रोल बहुत छोटे छोटे ऑफर हो रहे थे। हालांकि नाना को जिस फिल्म की कहानी पसंद आती वे उसे जरूर करते, रोल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। और इसी दौरान उन्हें मिला दूरदर्शन का सीरियल जंगल बुक, जिसमें नाना शेर खान की आवाज बने। जिसके बाद नाना पाटेकर को परिंदा फिल्म मिली, जिसमें इन्होंने एक ऐसे खलनायक का किरदार निभाया जिसने दर्शकों के दिल को कुरेद कर रख दिया। दोस्तों, किस्सा है कि फिल्म परिंदा की शूटिंग के दौरान विधु विनोद चोपड़ा और नाना पाटेकर में लड़ाई हो गई थी। यह बात खुद विधु विनोद चोपड़ा ने एक टीवी रियलिटी शो के दौरान स्वीकारी थी। उन्होंने कहा था कि नाना हर सीन में गाली देता। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती, मुझे उस वक्त गालियां नहीं आती थी। नाना बार बार गालियां दिए जा रहा था, ऊपर से बिना शूटिंग किए घर जाने लगा। मैंने कहा कि पहले पैसे दो फिर वापस जाओ, कम से कम मेरा नुकसान तो मत कराओ। यही बात कहते हुए मैंने उनका कुर्ता फाड़ दिया। अब यह सब चल ही रहा था कि कैमरामैन ने शॉट रेडी कर दिया। आप फिल्म देखिए, एक सीन में नाना बनियान में बैठकर रोता दिखाई देगा। वह शॉट झगड़े के तुरंत बाद लिया गया था। खैर, शॉट परफेक्ट हो गया। बाद में नाना ने मुझे गले लगा लिया। वही फिल्म परिंदा के क्लाइमेक्स सीन में नाना पाटेकर को आग में जलते हुए दिखाया गया था। दुर्भाग्यवश नाना सच में आग में झुलस गए थे, इस वजह से उनकी पूरी स्किन उतर गई थी। दरअसल उस वक्त की फिल्मों में आर्टिफिशियल फायर जैसी कोई चीज नहीं थी, सेट पर असली आग लगाई जाती। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने नाना को सेफ्टी गार्ड पहनने को कहा था। नाना ने कहा कि अगर वे सेफ्टी गार्ड पहन लेंगे तो एक्टिंग नेचुरल नहीं लगेगी। फिर भी डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने थोड़ा बहुत खुद को ढक लिया था। हालांकि जब सीन शुरू हुआ तो आग की लपटें उनके शरीर को छू गई। उनके हाथ पैर की स्किन ही गायब हो गई। मामला सीरियस हो गया। उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद नाना 1 साल तक फिल्मों से दूर रहे थे। दोस्तों, नाना पाटेकर बचपन से आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। 1991 की फिल्म प्रहार के जरिए उनका यह सपना भी पूरा हो गया।
आर्मी बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म की तैयारी के लिए नाना ने 3 साल तक आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, जहां उन्हें कैप्टन की मानद रैंक दी गई थी। 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर में नाना ने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं भी दी थी। हालांकि इसके पीछे दिलचस्प कहानी है। नाना ने सेना के बड़े अधिकारी को फोन किया और आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जताई। अधिकारी ने कहा कि आप आम नागरिक हैं, हम आपको आर्मी में नहीं ले सकते। नाना ने तब देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस पहले से नाना को जानते थे। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब नाना ने उन्हें अपना आर्मी वाला बैकग्राउंड बताया तब वह मान गए, उन्हें हरी झंडी दे दी। नाना कारगिल में 2 महीने सेना के साथ जुड़े रहे। वहां वे क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे। क्विक रिएक्शन टीम में सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो औरों से निपुण हो और हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार रहे। दोस्तों, नाना पाटेकर नाटक पुरुष में 16 साल तक अभिनय किया। इस नाटक में वे विलेन बनते थे। उनका रोल इस कदर घिनौना था कि परफॉर्मेंस के बीच में ही महिलाएं जूते बरसाने लगती। जब वे जूते मांगने जाती तो नाना मना कर देते। वे उन जूतों को सम्मान के तौर पर संभाल कर रखते। दोस्तों, 1993 बम ब्लास्ट में नाना ने अपने भाई को खो दिया था। उनके भाई जिस बस में बैठे उसी में ब्लास्ट हुआ था। बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। नाना के भाई हाथ में एक कड़ा पहनते थे, उसी से शव की पहचान हुई। जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके आगे वाली बस में नाना की पत्नी नीलकांति बैठी हुई थी। दरअसल नाना की पत्नी और भाई साथ ही निकले थे। दोनों एक ही बस में बैठने वाले थे, लेकिन सीट सिर्फ एक ही मिली। नाना के भाई मजबूरन पीछे वाली बस में बैठ गए। अगर उन्हें पहली बस में सीट मिल जाती तो शायद जान बच जाती। दोस्तों, नाना के फिल्मों की बात करें तो नाना के कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रहती है कि वह डायरेक्टर से झगड़ सकते हैं। दरअसल नाना पाटेकर का मानना है कि वे जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उनसे उनका झगड़ा जरूर होता है। दोस्तों, फिल्म तिरंगा नाना के करियर की अहम फिल्म साबित हुई थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर वागले का रोल प्ले किया था। उनकी कास्टिंग पर फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंस्पेक्टर वागले के रोल के लिए पहली चॉइस रजनीकांत थे। उन्हें कहानी भी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा कैरेक्टर भी पावरफुल है, मेरा नाम भी रखा है, पर राजकुमार के साथ काम करने को लेकर मेरा मन ना बोल रहा है। अगर कुछ टेंशन हो गई तब प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे कुछ रहेगा तब ज़रूर करेंगे। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया। तब उन्होंने मना करते हुए कहा कि मेहुल जी, राज साहब के साथ मेरी नहीं जमेगी। इसके बाद नाना को ऑफर दिया गया। तब वे यह कहते हुए मना करने लगे कि मैं कमर्शियल फिल्म नहीं करता, लेकिन जब कहानी सुनाई गई तो वे तैयार हो गए। नाना को कास्ट करते हुए मेहुल कुमार ने आश्वस्त किया कि राजकुमार के साथ 2 फिल्म कर चुका हूं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। नाना को साइनिंग अमाउंट देने के बाद राज साहब को फोन करके बताया गया कि नाना पाटेकर को फाइनल कर लिया गया है। तब नाना का नाम सुनकर राज साहब घबरा गए। वे कहने लगे, मेहुल तुमने नाना को फाइनल किया है? वह तो बदतमीजी करता है, सेट पर गाली गलौज कर लेता है, उसके साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पर मेहुल ने राजकुमार को बताया कि नाना ने कहा है, अगर सेट पर राज साहब ने कुछ इंटरफेयर किया तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। यह सुनकर नाना साहब ने कहा कि मैं कहाँ इंटरफेयर करता हूँ, अगर बात ओके हो गई है तब चलो फिल्म करते हैं। नाना पाटेकर और राजकुमार की एक साथ कास्टिंग पर इंडस्ट्री से जुड़े एक नामी गिरामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुहूर्त के दिन ही चिंता जताते हुए कहा, भगवान करे कि तुम्हारा तिरंगा लहराए। मुझे तो चिंता हो रही है कि तुमने एक ईस्ट और दूसरे वेस्ट को कास्ट करके 6 महीने में फिल्म बनाने का फैसला लिया है। फिल्म में गाना पीले पीले ओ मोरे राजा फिल्माने से नाना ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पुलिस के रोल में यह गाना गाऊंगा तब पब्लिक क्या कहेगी। तब उन्हें समझाया गया कि यह कोई रोमांटिक गाना नहीं है, पब्लिक आपको इसमें लाइक करेगी क्योंकि यह मस्ती भरा गाना है। शुरुआत में राजकुमार और नाना पाटेकर शॉट देने के बाद अलग अलग बैठते थे,
लेकिन पीले पीले ओ मेरे राजा गाना पिक्चराइज होने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद तो क्लाइमेक्स फिल्म आने तक दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और इस तरह यह शानदार फिल्म बन गई। दोस्तों, नाना का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ था, जिसकी मौत कुछ समय बाद ही हो गई थी। एक इंटरव्यू में नाना कहते हैं कि 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जब 28 का हुआ तो मैंने पिता को खो दिया और इसके 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। जन्म से ही उसका होठ कटा हुआ था और कई अन्य दिक्कतें भी उसके साथ थी। बेटे की मौत के बाद नाना एकदम टूट गए थे। वे किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते। हालांकि कुछ वक्त बाद जब नाना का दूसरा बेटा मल्हार पैदा हुआ तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाना को अपने बड़े बेटे के शक्ल से नफरत थी। वे कभी अपने इस बेटे के शक्ल को देखना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नाना अपने इस बेटे को कभी गोद में भी नहीं लेना चाहते थे। समय के साथ बेटे की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही थी और बेटे के 2 साल होते होते उसकी मृत्यु हो गई। मीडिया में खबरें आने लगी कि नाना अपने बड़े बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया। लेकिन वहीं इनके कुछ सगे संबंधी की माने तो एक दिन नाना पाटेकर की पत्नी को अचानक कोई काम पड़ गया, तो उन्होंने बेटे को नाना के भरोसे घर में सोता छोड़कर चली गई। अचानक उनका बेटा जब नींद से उठ गया तो जोर जोर से रोने लगा। नाना उसी कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि बेटे की शक्ल ना देखनी पड़े। पर वो नन्हा बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। आखिरकार नाना उनके पास गए। बेटा इतना रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। नाना को देखते ही बेटे ने दोनों बाहें फैला दी, मानो वो उन्हें बुला रहा हो। यह दृश्य इतना करुणामय था जिसने एक पिता के सोई भावनाओं को जगा दिया और नाना पाटेकर अपने बेटे को गले लगा लिए, उन्हें चुप कराया और सुला दिया। नाना अब बेटे को खूब प्यार करते। बेटे के प्यार में नाना इस कदर रम गए कि कभी कभी तो उन्हें शूटिंग पे जाना भी याद न रहता और बेटा भी अपने पिता के बगैर 1 मिनट भी नहीं रुकता। पर यह खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक सकी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। नाना अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर अफसोस कि नाना उसे बचा न सके। दोस्तों, नाना पाटेकर फिल्म खामोशी और अग्नि साक्षी की शूटिंग एक साथ ही कर रहे थे। इन दोनों ही फिल्म में एक्ट्रेस मनीषा कोइराला थी। जहां एक तरफ अग्नि साक्षी फिल्म में मनीषा कोइराला नाना के पत्नी का किरदार निभा रही थी, तो वहीं खामोशी फिल्म में वो नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभा रही थी। दोनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का वक्त ज्यादातर एक साथ ही गुजरने लगा। हालांकि मनीषा कोइराला नाना पाटेकर से 20 साल छोटी थी, लेकिन साथ रहते हुए मनीषा नाना के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी और नाना मनीषा की खूबसूरती से। नाना पाटेकर मनीषा कोइराला में इस कदर इन्वॉल्व हो गए कि नाना अपनी निजी जिंदगी को भी भूल गए। नाना कई कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जाते। इस अफेयर के कारण नाना और उनकी पत्नी के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ। अब नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ लिव इन में रहने लगे। इसी दौरान नाना पाटेकर की साल 1999 में कोहराम फिल्म आई। इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस बनी आयशा जुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना आयशा के करीब आ गए। मनीषा को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन दिनों नाना आयशा को वक्त दे रहे थे, मनीषा कोइराला को नहीं। ऐसे में एक दिन मनीषा कोइराला नाना को बिना बताए उनके शूटिंग सेट पर पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि तब मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और शायद ये वो दिन था जब मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। दोस्तों, नाना पाटेकर अपनी जिंदगी में सबसे खतरनाक विवाद में तब फंसे जब 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पर सेक्सुअली हैरेसमेंट का आरोप लगाया।
तनुश्री ने नाना पर 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से नाना को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उन्हें इस घटना के बाद हाउसफुल 4 जैसी बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। हालांकि नाना ने हमेशा से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये आरोप साबित भी नहीं हुई, जिसके बाद नाना ने तनुश्री दत्ता पर मानहानि का केस भी दर्ज कराया था। दोस्तों, प्रहार, अंगार, क्रांतिवीर, तिरंगा जैसी फिल्मों में नजर आए नाना पाटेकर ने एक नहीं बल्कि 3 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्हें पहली बार 1990 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 1997 में एक बार फिर वो अग्नि साक्षी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। 2013 में उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला था। दोस्तों, नाना के बेटे मल्हार एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। प्रकाश झा अपनी फिल्म से मल्हार को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन नाना पाटेकर के साथ प्रकाश झा के मनमुटाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। नाना ने मल्हार को प्रकाश झा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। हालांकि बाद में मल्हार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़े और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। दोस्तों, नाना बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। मुंबई के बजाय वो पुणे और गोवा में ज़्यादातर समय बिताते हैं। उनके लाइफस्टाइल बेहद सिंपल है। यही वजह है कि वो मुंबई की भाग दौड़ से दूर रहकर पुणे में अपने फार्म हाउस पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। यहाँ उनका 12 एकड़ का फार्म हाउस है। वहीं मुंबई में उन्होंने केवल 1 BHK अपार्टमेंट ही खरीदा है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। दोस्तों, नाना पाटेकर की इतने किस्से हैं जिसकी चर्चा एक वीडियो में करना बेहद ही मुश्किल काम है। इसी कारण आज के किस्सों के सफर को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आपको नाना पाटेकर की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।